लास्ट वाला जो टॉपिक था वो था अरेंजमेंट इक्वेशन। क्या था उसमें? log a इक्वल्स टू log a माइनस e a अपॉन r इंटू 2.303 r इंटू 1 अपॉन। अब ये वाला इक्वेशन हम दो अलग अलग कंडीशन में यूज कर रहे हैं फॉर सेम रिएक्शन। रिएक्शन सेम रहेगा तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगा। तो ये मान के चलते हैं कि जो K का वैल्यू था वो K1 था इनिशियली, तो टेम्परेचर कितना रहेगा? T1। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम इन दोनों को ही चेंज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमको रिलेशन देखना है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट इन दोनों का रिलेशन देखना है और इसीलिए हमने इन दोनों को ही यहाँ पे यूज किया है, बाकी को हम ऐसा कांस्टेंट करके यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? इनिशियल कंडीशन में ऐसा होगा, तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या होगा? जब टेम्परेचर T2 रहेगा उस टाइम पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहेगा? K2 रहेगा। सही है, तो टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट, दोनों का रिलेशन देखना है, इसलिए बाकी को हमने चेंज नहीं किया। ये क्या है? A इज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज अरेनियस कांस्टेंट। अब मुझे करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? 2 मिनट का टाइम आपके पास है, टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करती है, समझा? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या बनेगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बनेगा? ये बनेगा log K1 इक्वल्स टू log A। ये कांस्टेंट है तो इसको 1 और 2 लिख लेंगे, माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1। इसको मैंने बोला इक्वेशन 1। सही है गलत है? ठीक है, अब हमको देखना है इक्वेशन 2, तो वो क्या बनेगा? log K2 इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन K2। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है और फाइनल आंसर क्या होता है वो बताना है। ठीक है, आधा का मैंने कर दिया, टाइम आधा होना चाहिए, 1 मिनट आपके पास है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो सकता है? ठीक है, हो गया? कितने लोगों का हो गया? बॉयज में से बोलो, क्वेश्चन क्या होगा? log K2 by K1 equals to EA upon 2.303 R in bracket 1 upon V1 minus 1 upon V2। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल।
ठीक है। जब log K2 माइनस K1 होता है तो उसको हम लिखते हैं log K2 अपॉन K1। ये कहां देखा था हमने? एक था log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 माइनस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, याद है? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको लिखा था हमने log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। तो जब माइनस होता है तो उसको क्या करते हैं? डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन कब काम आएगा? सबसे पहली बात, ये कब काम आएगा? जब हमको एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, अरेनेस कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है, और टेम्परेचर से क्या फाइंड करना है? रेट कांस्टेंट। अभी तक हम जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करते थे, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था? पीके का फॉर्मूला। जीरो ऑर्डर के लिए का फॉर्मूला क्या था? R0 माइनस R अपॉन T, ये वाला था। तो ये वाला हमने रेट कांस्टेंट किससे फाइंड किया था? क्या दिया था? टाइम दिया था और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दिया था। मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कितना था और टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया था, टाइम दिया था और रेट कांस्टेंट फाइंड किया था। तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब उन्होंने रेट कांस्टेंट फाइंड करने के लिए बोला है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब उन्होंने रेट कांस्टेंट ही पूछा है, लेकिन रेट कांस्टेंट के लिए उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी शो करता है और ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंसी शो करता है। समझ में आ रहा है? तो दो बातें यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। साथ में कल हमने टेम्परेचर का और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन देखा था कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से कम होता है, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से बढ़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम। अब ये दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ये हमारा रिएक्टेंट है, ये ग्राफ है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो डिफरेंस होगा इसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए दो ऑप्शन है, कैसे होगा? अब पहली बात, इसको हमने बोला है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और इसको बोला है हमने ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, ठीक है। तो इफ हम इस रिएक्टेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ गया, एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो ज्यादा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में, मतलब रेट बढ़ जाएगा। तो रेट बढ़ाने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी कम करना है। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का पहला तरीका क्या है? हम रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ा दें। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा दें। दूसरा तरीका है हम ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम करा दें। एक ये भी तरीका है, या तो हम रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ा दें या तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम करा दें। टेम्परेचर क्या करता है? ये पहला वाला रास्ता सिलेक्ट करता है या दूसरा वाला? पहला वाला। क्या करता है? वो रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ाता है ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। हमने ये भी बोला था कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। वो दूसरे तरीके से वो क्या करता है? इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम करता है। अब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम हुआ, इसका मतलब इसका भी एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर से भी और कैटलिस्ट से भी। दोनों का तरीका अलग है लेकिन दोनों काम वही कर रहे हैं। कौन सा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का। समझ में आ गया? तो ये वाला जो अरेनियस इक्वेशन होता है इसका मेन काम तब होता है जब टेम्परेचर चेंज के साथ आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है। कभी कभी ऐसा भी करेंगे, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है और इन दोनों का रिलेशन पूछा है कि K1 और K2 का रिलेशन क्या है, तो फाइंड कर सकते हैं। रेशो हमको मिलेगा, उस रेशो को कंपेयर कर सकते हैं। या तो उन्होंने किया जब टेम्परेचर T1 था तब रेट कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट कितना होगा, फाइंड कर सकते हैं।
मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट को हमको कंपेयर करना है, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और एक सिंपल टेम्परेचर पे यूज करना है तो लिख करेंगे, ठीक है। तो दोनों आप यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। अब मेन बात आती है, कंसेप्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकली। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली होता है। एक्सपेरिमेंटली हम किसी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उन दोनों का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना होगा, बिना एक्सपेरिमेंट से रिएक्शन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट हो रहा था जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। तो हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करेंगे ताकि पता चलेगा कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, H2 का रिएक्शन करेंगे N2 के साथ तो यहाँ पे हमको मिलेगा NH3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं। तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना। जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा, मैंने यहाँ पे स्मॉल b लिखा, यहाँ पे स्मॉल c लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने x और यहाँ पे लिखा मैंने y। स्मॉल a एंड स्मॉल b क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? और N2 का कितना है? 1। तो क्या हम यहाँ से a और b फाइंड कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 का पावर 1। तो इसको क्या बोलेंगे? रेट लॉ बोलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का पावर x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 का पावर y। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? रेट लॉ। क्या ये रिएक्शन देख के आप बता सकते हो x का वैल्यू कितना रहेगा, y का वैल्यू कितना रहेगा? नहीं बता सकते। लेकिन हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। ऑर्डर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है। कौन सा एग्जांपल था फ्रैक्शन वाला? H2 का रिएक्शन हम Br2 के साथ करते हैं, 2 मोल्स ऑफ HBr मिलते हैं। इस रिएक्शन का ऑर्डर था 1.5। सही है, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी होता है। नेगेटिव में कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, तो उसको बोलेंगे कि वो क्या रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। अब आता है मॉलिक्यूलरिटी। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जितना ऑर्डर जितना सिंपल नहीं था उतना सिंपल ये है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब उस रिएक्शन में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने टाइप के नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स है। इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं? टोटल कितने हैं? तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बन जाएगा 4। समझा नहीं समझा? क्लियर है? तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब रिएक्शन करने वाले स्पीसीज कितने हैं एक बैलेंस रिएक्शन में। अब मैंने इसके लिए पूछा, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितना हो? इसका मतलब कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया? बोलने पे मतलब लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अरे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसमें कितना था? तो बोल सकते हैं 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बोल सकते हैं। -2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव। 0 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं,
लेकिन ऑर्डर 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी पॉजिटिव हो सकती है, 0 नेगेटिव। ओके, मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 है, डेढ़ बोलेंगे ना, हाँ, 1.5 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया, मतलब ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ये फ्रैक्शन में या तो मॉलिक्यूल 1 रहेगा या तो मॉलिक्यूल 2 रहेंगे, मॉलिक्यूल 1.5 कैसे रहेगा? इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, ये बताने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है या रिएक्शन देख के बता सकते हो? मतलब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अब मैं आपको बोलता हूं कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी दोनों का डिफरेंस लिखो। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? ऑर्डर इज ये वाला एक्सपेरिमेंटल, दिस इज थ्योरेटिकल। फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड है पॉइंट कितने बढ़ाना है। फ्रैक्शन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। और हो गया ना? और 2 टाइप के रिएक्शन आते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये समझने के लिए आसान है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, जो कि अभी कभी पढ़े ही नहीं थे, याद तो होगा नहीं। ठीक है, ओके, इतना बता दो बस। ये रिएक्शन कितने स्टेप का होता है? 1 दिखा दो, 2 और 2 दिखा दो, इसमें कौन सा लॉजिक है? तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है या 1 स्टेप रिएक्शन है? इसको हमने बोला था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंशियल पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है, तो वही बनी स्लो और वही बनी, और स्लो स्टेप में कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल को यूज किया? 2। मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है, और इसलिए इसको बोला था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 2 स्टेप है, तो हमको रिएजेंट की जरूरत बाद में पड़ेगी, पहले सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी स्लो स्टेप में, क्योंकि पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो उस स्टेप को स्लो स्टेप बोला था, और स्लो स्टेप में एक ही की जरूरत पड़ी थी, और इसलिए हमने उसको बोला था यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है? 1 है। ठीक है, तो 2 स्टेप का ऑर्डर 1 है और 1 स्टेप का ऑर्डर, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा उल्टा होना चाहिए। ठीक है, काम की बात क्या है? ये रिएक्शन 2 स्टेप में है, तो पहले हमने सबस्ट्रेट को यूज किया, सबस्ट्रेट से हमको इंटरमीडिएट मिला, फिर इंटरमीडिएट के साथ किसने रिएक्शन किया? रिएजेंट ने रिएक्शन किया, और फिर प्रोडक्ट बना। कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ? इसकी बात करेंगे तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों ने रिएक्शन किया और डायरेक्टली प्रोडक्ट बना। 1 स्टेप का मतलब 1 ट्रांजिशन स्टेप, 2 स्टेप का मतलब 2 ट्रांजिशन स्टेप, सो ऑन। अब बात ऐसी है, जो रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, जो रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, तो 1 स्टेप में दोनों को यूज करना ही पड़ेगा ना। रिएक्शन 1 स्टेप में होगा तो उस स्टेप को स्लो बोलेंगे, उसी को फास्ट बोलेंगे, और उसी स्टेप में हमको दोनों को यूज करना होगा। जब इसको यूज ही नहीं करना होगा तो यूज मतलब उसको ऐड करके मतलब क्या है? जब रिएक्शन एक ही स्टेप का है और उस स्टेप में जब हमने सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट को यूज ही नहीं किया, तो इसको ऐड करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन रिएक्शन में वो लिखा है, इसका मतलब हमने इन दोनों को ऐड किया है। तो ये रिएक्शन पूरा होने के लिए कितने लोग चाहिए? तो लेकिन ये होने के लिए, तो जो रिएक्शन 1 स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन, और जो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सही है। अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन ये रिएक्शन रियल में कितने स्टेप का है? 2 स्टेप का। मतलब इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स और इसको बोलेंगे। अब मैंने आपको सिंपल रिएक्शन देख के पूछा कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है, लेकिन रियल में ऑर्डर कितना है? 1। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में हमने किसको यूज किया? सबस्ट्रेट को, हमने रिएजेंट को यूज नहीं किया। ठीक है, इसको एलिमेंटरी रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि कितने स्टेप में हो रहा है? 1 स्टेप में। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है और ऑर्डर कितना है? इसका मतलब एलिमेंटरी रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे वन एलिमेंटरी रिएक्शन, इसको बोलेंगे सेकंड एलिमेंटरी रिएक्शन। तो इनमें से कौन से एलिमेंटरी रिएक्शन से ऑर्डर मैच करेगा। तो अब मैंने आपको पूछा फर्स्ट एलिमेंटरी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 1, और पूरे रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, मतलब जो स्लो स्टेप होता है, स्लो रिएक्शन, स्लो एलिमेंटरी रिएक्शन का ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी वो उस रिएक्शन के ऑर्डर के इतना रहेगा। नहीं समझा? देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किससे बनी रहेगी, जो वन स्टेप में होता है वो एलिमेंटरी, जो मोर देन वन स्टेप में होगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। अब हमने इसको एक रिएक्शन बोला, तो ये हो गया एलिमेंटरी 1 और ये हो गया एलिमेंटरी, तो मतलब ये वाला रिएक्शन कितने एलिमेंटरी रिएक्शन से बना हुआ है, तो इसलिए हमने इसको कौन सा रिएक्शन बोला, कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंटरी रिएक्शन कंबाइन होकर बनता है कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ये है एलिमेंटरी रिएक्शन 1 और ये है एलिमेंटरी रिएक्शन 2। अब ये माना कि ये स्लो है और ये फास्ट है, तो स्लो रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 1, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें मोर देन 1 एलिमेंटरी रिएक्शन प्रेजेंट है, तो उनमें से जो स्लो एलिमेंटरी रिएक्शन रहेगा उसका मॉलिक्यूलरिटी और उस रिएक्शन का ऑर्डर दोनों क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। समझा नहीं समझा? तो एक होता है एलिमेंटरी रिएक्शन, दूसरा होता है, समझ में आ रहा है यार? ठीक है, जैसे हम इसको बोलेंगे तो इसका हमको लगता है कि ये रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट ऑर्डर कितना है, 1.5। तो वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। 1 मिनट आपके पास है इन दोनों का डिफरेंस लिखने के लिए, मिनिमम 4 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, हो जाओ शुरू। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर से समझा नहीं समझा? ठीक है, फिर इरेज कर देता हूं। साथ में एलिमेंटरी रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों का मतलब लिखना है शॉर्ट में। चार पॉइंट हो जाएंगे तो भी सफिशिएंट, ठीक है। या तो लास्ट में एग्जांपल लिख देना, इस रिएक्शन का ऑर्डर इतना है और इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी इतना है। जैसे ये वाला कौन सा H2 प्लस Br2, उस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 है बट ऑर्डर कितना है 1.5।
ठीक है, चलो इधर जाना। नेक्स्ट देखना सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर का मतलब तो पता है, रिएक्शन तो पता ही है, केमिस्ट्री है तो। सूडो का मतलब ठीक। अब हमारे पास रिएक्टेंट ए है और यहाँ पे रिएक्टेंट बी है। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। इनिशियली क्या हुआ, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया, सपोज हमने 0.01 मोलर, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन का 0.01 मोलर, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, नहीं, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट कितना था? 0। अब मैंने बोला प्रोडक्ट यहाँ पे 0.001 मिला है, रेशो 1:1 ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? बी कितना बचेगा? 0.009, सही है। ये कितना बचेगा? 0.009, सही है। अरे हाँ या नहीं? अब यहां से यहां पे गए, चेंज नेग्लिजिबल है। अरे जिसके पास 10 रुपए है उसके पास के 2 रुपए भी गुम हो जाते हैं, और दूसरा जिसके पास 10,000 है उसके पास के 2 रुपए गुम हो जाते हैं। तो इस 2 रुपए का वैल्यू किसके लिए नेग्लिजिबल है? मतलब बहुत कम में से आप कम भी निकालोगे ना तो भी उसको फर्क पड़ेगा, लेकिन ज्यादा वाले के पास में से आप थोड़ा सा निकालोगे तो उसको फर्क, इसलिए बोलते हैं समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा है। लेकिन ठंडी का सीजन है, किसी ने बड़े मुश्किल से गर्म पानी का अरेंजमेंट किया है, वो भी एक छोटी बकेट पर नहाने के लिए जा रहा है, कोई बोलता है 2 लोटा पानी मिलेगा, तो उसके लिए वो चेंज नेग्लिजिबल नहीं हुआ, उसके लिए वो चेंज ऑब्जर्वेबल हुआ, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में जो चेंज हुआ वो नेग्लिजिबल हुआ क्या? नहीं, दोनों में जो चेंज हुआ वो ऑब्जर्वेबल है, और इन दोनों में चेंज हुआ तो प्रोडक्ट बढ़ गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग, पहले बी का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, बी का, और ए का चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो केस 1 हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है वो कांस्टेंट रखा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग चेंज करेंगे, किसके लिए? ऑर्डर फाइंड करने के लिए। अब हमने क्या किया? नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स बढ़ गया। तो क्या हो गया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर x, सही है। अब रेट का वैल्यू 2 टाइम्स हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी 2 टाइम्स हो गया, तो इसका पावर कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब y का वैल्यू कितना रहेगा? सॉरी, x का वैल्यू कितना रहेगा? 1। ऐसे किसके लिए फाइंड कर सकते हैं? ए के लिए, मतलब दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे? ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चेंज होगा वो हमको देखना पड़ेगा, वो कितना टाइम्स हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि इसके लिए जो x का वैल्यू है ये 1 है, और इसके लिए y का वैल्यू 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब ये वैल्यू कहां से निकाला हमने? x का। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो रेट में कितना चेंज हुआ वो हमको देखना होगा, ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.01, अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.009, चेंज ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। सेम एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, कैपिटल A प्लस कैपिटल B, प्रोडक्ट मिलेगा P। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 50 मोलर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0 इनिशियल। अब यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिला है वो कितना मिला है? 0.001, तो ये कितना मिलेगा? 0.009। इसको अप्रोक्सीमेट 50 लिख सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि उसमें चेंज कैसा हो रहा है? नेग्लिजिबल। उसमें चेंज क्या हो रहा है? नेग्लिजिबल। इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए ये जरूरी है, लेकिन उसके अंदर जो होने वाला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? क्योंकि रेट जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर आता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो दोनों में सेम ही हो रहा है,
मतलब ये जो चेंज है वो दोनों के लिए सेम ही हो रहा है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। तो इसके हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। किसके हिसाब से जाएंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल नहीं है, ऑब्जर्वेबल है। तो हम इसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि तुम्हारे ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं है। बी ऐड करेंगे तो ही रिएक्शन होगा, मतलब बी का भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, लेकिन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? नेग्लिजिबल है। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल रहेगा तो उसकी वजह से होने वाला रेट का चेंज कैसे रहेगा? नेग्लिजिबल रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेट जो रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ऐसा नहीं कि बी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो उसमें जो ऑब्जर्वेबल चेंज होगा रेट का वो बहुत कम रहेगा। तो ये मान के चलते हैं कि बी के ऊपर रेट डिपेंड। इसका मतलब ऐसा नहीं कि रियल में डिपेंड नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो यही मान के चलते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो y का वैल्यू कितना हुआ? 0 और x का वैल्यू कितना हुआ? 1। मतलब लग ऐसा रहा है कि रिएक्शन का ऑर्डर होना चाहिए 2, रियल में कौन सा शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों में से एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, तो हम उनके कॉन्सेंट्रेशन से होने वाले चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो हमको रियल में जो ऑर्डर मिलता है वो कुछ और होता है, और देखने के जब जाते हैं तो वो कुछ और दिखता है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। समझा नहीं समझा? इसको बोलेंगे हम लोग सूडो ऑर्डर रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल है CH3COO C2H5। नाम इथाइल इथेनॉल, ठीक है, का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा CH3COOH, साथ में मिलेगा C2H5OH। वापस आएंगे तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, दोनों साइड में डिपेंड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। रिएक्शन ऐसे भी होता है, रिएक्शन में जो पानी बनेगा उसको निकालते जाओ तो यही मिलेगा, पानी नहीं निकालोगे तो वापस आपको वही मिलेगा जो आपने यूज किया था। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब मैंने बोला इस रिएक्शन में सॉल्वेंट कौन है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मतलब होता है क्या है? जिसका कंपोजिशन लार्ज होता है। तो ये मान के चले कि हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन 70 मोलर है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है। तो जब पानी ही ऐड नहीं करेंगे तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। मतलब रिएक्शन होने के लिए दोनों जरूरी है, लेकिन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज बहुत कम है। और इसीलिए ये मतलब हमारे लिए हिसाब से दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होना चाहिए। तो इसके लिए x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 1 हो गया, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, और होगा भी कब? जब यहाँ पे हम लोग 0.2 मोलर या तो हम 0.4 मोलर लेते हैं, तो अब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। लेकिन क्या किया, इसका कॉन्सेंट बढ़ा के मैंने यहाँ पे 80 मोलर कर दिया, तो अब ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा? क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको किसी ने पूछा सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो उसको बोलेंगे पहले जो रिएक्शन हम कम कॉन्सेंट्रेशन पे करते हैं या तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन पे करते हैं और दोनों का हम लोग रेट फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ये पता चला कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2, 3 जो भी है वो है। फिर क्या किया हमने, दो में से एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उसके वजह से होने वाला चेंज बहुत कम है। तो ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं है, तो रियल में वो कुछ मतलब ये कब शो करेगा? कंडीशन क्या होनी चाहिए? किसी भी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन वाला कंसेप्ट बताएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझा? लिखो 2 लाइन इसके लिए।
मतलब मेन कंडीशन पता होनी चाहिए कि सूडो ऑर्डर कब शो करेगा, जब किसी भी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा दूसरे के कंपेयर में। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन लिखो, इसको सॉल्व करना है, टेस्ट कोई ओपन नहीं करेगा। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द decomposition of, the first order rate constant for the decomposition of ethyl iodide, ethyl iodide, ethyl iodide, रिएक्शन दिया हुआ है C2H5I, C2H5I converted into C2H4, C2H4 plus HI at 600 Kelvin, at 600 Kelvin is 1.6 into 10 to the power minus 5, 1.6 into 10 to the power minus 5, ये किसका वैल्यू है? K का। यूनिट क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऑर्डर क्या बोला था? फर्स्ट, मतलब ये वैल्यू हो गया 1, तो होल विल बी 0, तो यूनिट क्या होना चाहिए? सेकंड। यूनिट विल बी सेकंड इनवर्स। Its energy of activation, its energy of activation is 209 kilojoule per mole, 209 kilojoule per mole. Then calculate the rate constant, then calculate the rate constant of reaction, then calculate the rate constant of reaction at 700 Kelvin, at 700 Kelvin। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू।
एनर्जी नॉर्मली जूल में होती है, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना लेंगे 8.314। दो जगह कंफ्यूजन होगा, आर का वैल्यू कितना लेना है, आर विल बी 8.314 और एक्टिवेशन एनर्जी जूल में होनी चाहिए। किसमें दिया है, हाँ तो किलो को जूल में कन्वर्ट करना है। हो गया। लॉग एंटी लॉग के लिए लॉग बुक या तो कैलकुलेटर दोनों सही है। कैलकुलेटर से बताया था मैंने 11th में, लॉग भी बताया था, एंटी लॉग भी बताया था। तो कुछ 13 टाइम्स रूट प्रेस करने के लिए बोला था, हाँ या नहीं, भी कंजूस। T1 कितना है 600 केल्विन, T2 कितना है 700 केल्विन, K1 कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकंड इनवर्स। K2 पूछा हुआ है, सही है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना है 209 किलो जूल पर मोल। तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ऐसा करेंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड 10 टू द पावर 3 जगह 2 आता है, ठीक है। ओके, तो ये मिल गया किसका वैल्यू, ये का। फॉर्मूला कौन सा है, log K2 by K1 equals to EA upon 2.303 R in bracket 1 upon T1 minus 1 upon K2। हर कोई अलग अलग तरीके से जा सकता है, पहले वो ये पूरा वैल्यू सॉल्व कर लेगा, फिर इस वैल्यू को सॉल्व करेगा। दूसरा तरीका ऐसा भी है, हम log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ऐसे इस माइनस को यहाँ लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जो K1 का वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू पहले आप पुट कर लो और ऐसे आपको log K2 मिलेगा, ठीक है। log K2 से इसका एंटी लॉग निकाल के क्या करोगे, ये माइनस का कैसे निकालते हो बताएगा, +1 करके निकाल देते उसको, फिर आने वाले आंसर को इसे माइनस कर देते, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से मिटा सकते हो, ओल्ड बुक में देख लेना कुछ लिखा होगा तो, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, नया कुछ नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, इधर उधर खोदने की जरूरत नहीं है।